नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगा। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा का दौरा है। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर सीएम की महत्वपूर्ण सभाएं। 100 वार्डों के प्रत्याशी समेत जनता भी रहेगी मौजूद। सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 जिलों में दौरे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा पहुंचेंगे। कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर सीएम की महत्वपूर्ण सभा। 100 वार्डों के प्रत्याशी समेत जनता भी रहेगी मौजूद और इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनावों को लेकर सीएम योगी की महत्वपूर्ण सभाएं। 100 वार्डों के प्रत्याशी समेत जनता भी रहेगी मौजूद। बता दें कि सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा पहुंचेंगे। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी शिशुपाल हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। शिशुपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं आगरा के दौरे पर रहेंगे। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, करीब 3 बजे पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर सीएम की महत्वपूर्ण सभा मानी जा रही है। कम से कम जो 100 वार्ड हैं उनके प्रत्याशी और जो मेयर प्रत्याशी है वो मंच पर मौजूद रहेंगे और जो क्षेत्रीय जनता वो भी वहीं मौजूद रहेगी। बिल्कुल शिशुपाल, क्या कुछ इंतजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किए गए? पुलिस प्रशासन पूर्ण इंतजाम कर लिए। एसएसपी और डीएम ने दौरे किए थे और पुलिस और जो पीडीएस की टीम है वो लगाई गई है, जिससे कोई किसी बात की परेशानी हो और मोस्ट चौक चौबंद रहेगी और जो यातायात की व्यवस्था वो भी सुचारू रूप से कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं इसी के चलते आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक दौरे पर रहे, जहां वो मंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि इन दिनों सभी पार्टियां कर्नाटक में अपनी जीत के लिए जोर शोरों से जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी कर्नाटक जाएंगे। पंजाब सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सम्मान में सभी राज्य सरकारी कार्यालयों के लिए 1 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को निधन हो गया। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पंजाब में सभी सरकारी कार्यालय, विभाग, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। पंजाब के वरिष्ठ राजनेता का 95 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मोहाली के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। हरदोई और उन्नाव के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोनों जिलों में करेंगे जनसभाएं। थोड़ी देर में मल्लावा में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। 12:35 पर कृष्णलीला मैदान बांगर मऊ में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:15 पर सब्जी मंडी गंगाघाट उन्नाव में जनसभा करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी बता दें कि नगर निकाय चुनावों को लेकर लगातार मंत्रियों का दौरा। आज हरदोई और उन्नाव के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। दोनों जिलों में जनसभाएं करेंगे। थोड़ी देर में मल्लावा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम। 12 बजे कृष्णलीला मैदान बांगरमऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं करीब 2 बजे सब्जी मंडी गंगाघाट उन्नाव में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। नगर निकाय चुनावों को लेकर थोड़ी देर में मल्लावा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम। बता दें कि 12 बजे कृष्णलीला मैदान बांगरमऊ पहुंचेंगे तो वहीं करीब 2 बजे सब्जी मंडी गंगाघाट उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोनों जिलों में जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर में मल्लावा में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। 12:35 पर कृष्णलीला मैदान पहुंचेंगे। साथ ही 2:15 पर सब्जी मंडी गंगाघाट उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर मंत्रियों की तैयारी, जगह जगह मंत्रियों का दौरा और जिलों में लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम पहुंचेंगे उन्नाव।
हरदोई और उन्नाव के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। दोनों जिलों में जनसभाएं करेंगे। थोड़ी देर में मल्लावा में जनसभा संबोधित करेंगे। 12:35 पर कृष्ण लीला मैदान बांगरमऊ पहुंचेंगे। साथ ही दोपहर 2:15 पर सब्जी मंडी उन्नाव में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो वहीं गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग कराने के दोषी बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह अंतिम तौर पर आज जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें सरकार ने स्थायी तौर पर रिहा कर दिया है। बता दें कि आनंद मोहन बुधवार को पैरोल समाप्त होने पर जेल गए थे। इससे पहले वो अपने बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई के मौके पर पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। इसी बीच सरकार ने उनकी पूरी रिहाई के आदेश दे दिए। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में थे। उन्हें रिहा करने के लिए बिहार सरकार ने जेल नियमों में बदलाव किया, तब जाकर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। वहीं कपाट खुलने के इस पावन मौके पर अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु धाम पहुंचे। कपाट खुलने के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, तो वहीं परिसर में सेना की मधुर धुन पर यात्री भी थिरकते हुए नजर आए। बद्रीनाथ के सिंह द्वार से यात्रियों के दर्शन शुरू हो गए हैं। कपाट खुलने के दौरान धाम में करीब 20,000 तीर्थयात्री पहुंचे। तो इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी। गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। यूपी, पश्चिम बंगाल और गुजरात में छापेमारी। गैलेंट ग्रुप पर 1000 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। गैलेंट ग्रुप का बेस गोरखपुर है और सरिया का कारोबार किया जाता है। यूपी के बड़े उद्योगपति माने जाते हैं सीपी अग्रवाल के घर, भाई, रिश्तेदार सब पर छापे। इनकम टैक्स ने गैलेंट पर लखनऊ में भी छापे डाले। तो सीपी अग्रवाल के घर, भाई, रिश्तेदार सब के घर छापेमारी। गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। यूपी, पश्चिम बंगाल और गुजरात में छापेमारी। गैलेंट ग्रुप पर 1000 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया। गैलेंट ग्रुप का बेस गोरखपुर है और सरिया का कारोबार किया जाता है। यूपी के बड़े उद्योगपति माने जाते हैं सीपी अग्रवाल, जिनके घर, भाई, रिश्तेदार सब जगह छापेमारी की जा रही है। अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सांसद हेमा मालिनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मथुरा शहर के हृदय स्थल विश्राम घाट, द्वारकाधीश मंदिर इलाके में विकास कार्यों के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता की ओर आप सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए ताकि पूरा इलाका स्वच्छ और सुंदर बन सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यमुना को प्रदूषण दूर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। काफी कुछ काम किया भी गया है और बहुत कुछ काम करना बाकी है। उन्होंने आम जनमानस से बीजेपी के वार्ड 61, 64, 65 के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता अमित भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं। अमित, सांसद हेमा मालिनी यहाँ पहुंची थी और लोगों को संबोधित करते हुए भी उन्हें सुना गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद हेमा मालिनी नगर निकाय चुनाव इस समय मथुरा में एक प्रतिष्ठा का बात हो गई है, जिसमें हर जो प्रत्याशी है वो अपना दमखम दिखा रहा है। उसी दमखम को लेकर हेमा मालिनी को भी इसमें उतरना पड़ा और उन्होंने कई वार्डों में जाकर अपने जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार किया और उनके लिए वोट मांगा और कहा कि आगे जो मैंने विकास कराया है उस विकास से ज्यादा विकास आपके जो पार्षद हैं, जो हमारे पार्टी से जो पार्षद खड़े हो रहे हैं वो कराएंगे और इस बात का वादा उन्होंने वहां की जनता से किया। जी बिल्कुल अमित, इस दौरान लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? जी बिल्कुल, लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से हेमा मालिनी की जो शिकायत थी लोगों की वो ये थी कि वो मथुरा में कम रहती हैं, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो काफी विकास मथुरा में हुआ है। हेमा मालिनी ने काफी जगह जो है इसका रेल का और सड़कों का कई प्रोजेक्ट जो है यहाँ पास किए, जिसकी वजह से आज मथुरा काफी सुदृढ़ हालत में है। तो लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से हेमा मालिनी जी ने किया, इसी तरीके से जो हमारे पार्षद हैं, जो मेयर हैं,
वो भी यहाँ का विकास करें, तभी आगे जो है मथुरा का विकास हो पाएगा। जी चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं उन्नाव की नवाबगंज विकासखंड के ग्राम रुद्वारा के ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। यहां पर गांव से केवल 50 मीटर की दूरी पर मुर्गी पालन फार्म खुल जाने से ग्रामीणों को बदबू और मक्खियों का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। यहां मक्खियों के आतंक की वजह से ग्रामीणों का खाना पीना तक मुहाल हो गया है। साथ ही गांव के दर्जनों लोग बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारियों की ओर से मामले में किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई है। है शायद मुर्गी फार्म बना हुआ है, इसलिए एक खरंजा है, 4 रुपये की दिवाली उन्होंने उठाया है, इसलिए बीच में एक खरंजा है। उसके बाद में बगल हमारा घर है। कब इतनी मच्छी लगती है कि हद से ज़्यादा। उसकी शिकायत की गई? शायद जिस दिन शायद तुम आप लोग बैठो आए तो हम तुमको नाश्ता पानी सब देंगे, नाश्ता नहीं दे पाएंगे और मुर्गी मछली जो है मच्छी वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे। खाना नहीं खा पाओगे, नाश्ता नहीं कर पाएंगे। तो वहीं यूपी के शामली में नगर निकाय चुनावों में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। थाना भवन में बसपा प्रत्याशी ने जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बिना अनुमति के ही की जा रही थी बड़ी सभाएं। थाना भवन क्षेत्र के कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। तो नगर निकाय चुनावों को लेकर उल्लंघन, बिना अनुमति के बड़ी सभाएं की जा रही थी। थाना भवन क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नगर निकाय चुनावों को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए गए लोग। थाना भवन में बसपा प्रत्याशियों ने जुलूस निकाला। जुलूस निकालकर बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। बिना अनुमति के बड़ी सभाएं की जा रही थी। थाना भवन क्षेत्र कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं। पीएम मोदी, सीएम बघेल और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है। नक्सलियों की इस करतूत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नक्सलियों ने जवानों से भरी गाड़ी को आईईडी धमाके से उड़ा दिया है। इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया है। इस घटना को अरनपुर के पालनार क्षेत्र में अंजाम दिया गया है, जब डीआरजी के जवान एक सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को ही खत्म करेंगे। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करें। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम से बात कर नक्सली हमले में शहीद जवानों की जानकारी ली। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने लोकल गाड़ी किराए पर ली और गाड़ी के ड्राइवर के साथ निकल पड़े। सूत्रों के मुताबिक किसी गांव वाले ने इसकी भनक नक्सलियों को दे दी, जिसके बाद नक्सलियों ने सड़क पर आईईडी छिपाकर वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद बड़े पैमाने पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कब कब बड़े नक्सली हमले हुए। 6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, 76 जवान शहीद हुए।
25 मई 2013 झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 30 से अधिक लोग मारे गए। 11 मार्च 2014 सुकमा जिले के टहकवाड़ा में नक्सली हमला, 15 जवान शहीद हुए। 12 अप्रैल 2014 छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दरभा में नक्सली हमला, 5 जवान समेत 14 लोगों की मौत। 11 मार्च 2017 सुकमा के दुर्गम भेज्जी इलाके में नक्सली हमले में 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। 24 अप्रैल 2017 सुकमा में नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल के 25 जवान शहीद हुए। 21 मार्च 2020 सुकमा जिले के मीनपा में नक्सली हमला, 17 जवान शहीद। 23 मार्च 2021 नारायणपुर जिले में जवानों से भरी बस पर हमला, 5 जवान शहीद। 4 अप्रैल 2021 बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर नक्सली हमला, 22 जवान शहीद। 26 अप्रैल 2023 नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद, ड्राइवर की भी हुई मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। शिरोमणि अकाली दल के नेता और नेल्सन मंडेला कहे जाने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने जीवन की आखिरी पारी को विराम देते हुए दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 5 बार पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह मंडेला की राजनीति पारी कैसी रही, इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति के भीष्म पितामह प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री, जिन्हें नेल्सन मंडेला भी कहा जाता था, अपने जीवन के आखिरी पारी को विराम देते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं इंसान रहे ना रहे, लेकिन उसके काम और उसकी यादें लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं। 95 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रकाश सिंह बादल ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और उन उतार चढ़ावों के बीच खुद को इस कदर ढाल लिया कि देश की राजनीति में उनकी एक अलग ही छवि बन गई। 8 दिसंबर 1927 में जन्मे प्रकाश सिंह बादल ने साल 1947 में राजनीति की शुरुआत की। सरपंच का चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। तब प्रकाश सिंह बादल सबसे कम उम्र के सरपंच बने थे। 1969 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के सीएम रहे। मोरारजी देसाई के पीएम रहते वो सांसद भी चुने गए और उनकी सरकार में कृषि मंत्री भी बने। इसके अलावा वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल रहे थे। बादल ने बीजेपी के साथ पंजाब में 3 बार सरकार बनाई थी। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए वाजपेयी ने उन्हें एनडीए का संयोजक भी बनाया था, लेकिन हालिया किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। कभी चुनाव न हारने वाले प्रकाश सिंह बादल को 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ये उनके राजनीतिक करियर की पहली हार थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने उनको हराया था। हालांकि ज्यादा उम्र होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन बेटे सुखबीर बादल के कहने और पंजाब में अकाली दल की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रकाश सिंह बादल चुनावी मैदान में उतरे थे। पीएम नरेंद्र मोदी भी बादल को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 2019 में मोदी के वाराणसी से दोबारा सांसदी का चुनाव लड़ने पर बादल उनके प्रस्तावकों में से एक थे। बादल उन शख्सियत में से एक थे जिनके पैर पीएम मोदी भी छूते थे। प्रस्तावक के दौरान बादल ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को ये सोचना है कि हमारा पीएम कौन हो। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मोदी ने चंडीगढ़ पहुंचकर प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि भी दी है और हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। वहीं प्रकाश सिंह बादल को एक बार फिर पीएम मोदी ने भारत का नेल्सन मंडेला कहा था। ये बात थी 11 अक्टूबर 2015 की, जब दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की 113वीं जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में पीएम मोदी और प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद थे। देश की आज़ादी से लेकर देश में घटी हर एक घटनाओं की साक्षी रहे प्रकाश सिंह बादल आज भले ही दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनके जीवन की हर एक घटना जीवन पर्यंत याद रखी जाएगी। राजनीति के एक युग का अंत होने पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। क्या नीतीश
नीतीश सरकार की खबरों में वजह आगे से बढ़ेंगे। बाहर एनसीपी आया नेता और लोगों विधानसभा में नेता विपक्ष अजित पवार की जगह जगह मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए जाने को लेकर शिंदे कैंप के शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने कहा कि पोस्टर लगाए जाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टर अगर 1 या 2 बार लगाया जाता है तो ये समझा जा सकता है कि किसी कार्यकर्ता ने अपने नेता के सम्मान में पोस्टर लगाए हैं, लेकिन अगर पोस्टर बार बार लगाए जा रहे हैं इसका मतलब साफ है कि अजित पवार ये जांच रहे हैं कि पार्टी में उनके कितने समर्थक हैं। वहीं सीएम शिंदे की छुट्टी को लेकर हो रही राजनीति पर शिवसेना विधायक ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री 2.5 साल छुट्टी पर थे, तब किसी ने उनसे सवाल नहीं किया। एकनाथ शिंदे रात के 2 से 3 बजे तक काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के सीएम वाले पोस्टर के सवाल पर उन्होंने कहा कि पोस्टर के विषय में उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। हम सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। खबर कानपुर से है, जहां ओला कैब बीआरटी प्रशासन सुधीर वर्मा ने 1,51,19,233 का बकाया टैक्स का नोटिस भेजा है और इसे 30 अप्रैल 2023 तक जमा कराने का आदेश जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि अगर नोटिस मिलने के बाद टैक्स जमा नहीं कराया गया तो गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए न सीज कर दिया जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ओला कैब ने बुकिंग की गई गाड़ी के स्थान पर दूसरा वाहन भेज दिया था, जिसको लेकर पीसीआई सदस्य श्याम सिंह पंवार ने कानपुर के गुजैनी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, जिसकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। विगत कई दिनों से सोशल मीडिया में चर्चा हो रही थी, मगर मैं देख रहा था कोई ऐसा लग रहा था कुछ संज्ञान नहीं ले रहा या क्या कुछ हो नहीं रहा। जनता की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है, कोई भी अपराध हो सकता है, लूटपाट हो सकती है, महिलाओं के साथ कोई भी घटना घट सकती है। मगर गाड़ी पता चला जब ढूंढने चलेगी पुलिस तो कोई भगवान नहीं होती, तो पुलिस कहेगी यूपी 74 नंबर ढूंढो, यूपी 74 पता चला थाने में जमा और गाड़ी आई थी यूपी 73, तो आप कैसे ढूंढेंगे। तो ये निश्चित रूप से अगर फर्जी तरह से कोई चीज़ चल रही है तो उसको बिल्कुल तत्काल रूप से ख़त्म होना चाहिए। तो मैंने आज पुलिस प्रशासन को जगाने कार्य करने मैंने कहा आप इसको देखिए, तो मैंने एक लिखित शिकायत पत्र दिया है और सारे प्रमाणों के साथ दिया है। जितने भी अखबारों में आप मीडिया बंधुओं ने जो भी चलाया है सारे का मैंने उसको उनको पूरा बंच बना कर दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको मुकदमा दर्ज करके जाँच वगैरह करेंगे, ऐसा भी मुझसे कहा है। इससे पहले भी अपनी इसका लेकर के मुकदमा दर्ज करने को बात की गई थी, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। मुझे और विषय कोई संज्ञान नहीं, मैंने अपना आज विषय समझा है, मैंने अपना रखा है, मैं और किसी विषय से ताल्लुक आज आप कहाँ पर आए हैं? मैं आज एसीबी डीसीपी साउथ के कार्यालय में आया हुआ था। डीसीपी तो नहीं, एसीबी महोदया मिली है। इन्होंने कहा हम जांच गहरे से जांच करा रहा हूँ, मुकदमा दर्ज करेंगे, ऐसा एसीपी महोदय ने कहा। आगे अगर जो अगला कदम हो सकता है मैं और भी साधन प्रशासन और भी बड़ी चीजें वहाँ जाऊँगा। अच्छा, अधिकतर परिवार वाले लोग जो है ओला का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इसी समस्या को तो मैंने लिया, आप लोगों ने चलाया तो मैंने लिया कि भाई हमारे घर की बहू बेटियाँ जाती हैं, हम लोग घर से चले गए गाड़ी लेकर, अब घर में गाड़ी नहीं है, अब उनको मार्केट जाना है तो ओला बुलाती हैं। ज़्यादातर यूजुअल 75-80% लोग यही करते हैं। पता चला वो गाड़ी दूसरी आई, ड्राइवर कोई आया और कोई दुर्घटना हो गई, तो आप तो उस गाड़ी को ढूंढेंगे ना जो उनके मोबाइल पे आया, मगर वो गाड़ी है ही नहीं। और जब ट्रेस हुआ तो पता था गाड़ी तो थाने में जमा है 1 साल से, तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ, गाड़ी का वो मालिक या गाड़ी का वो मालिक या गाड़ी भेज रहे। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। प्रकाश व्यवस्था के बारे में? प्रकाश व्यवस्था ठीक है, लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। नगर पालिका का चुनाव आ गया, क्या कहेंगे? साहब चुनाव तो आते और जाते रहेंगे, हम तो ये चाहते हैं कि काम साफ सुथरा, सफाई, ये जितना भी था वो होता है। बाजार के बीचों बीच बैठ रहे हैं, क्या सफाई वाले आते हैं? आते हैं, बराबर आ रहे हैं। पानी कैसा है यहाँ का? पानी भी बहुत अच्छा आ गया। जो पिछली अध्यक्ष थी यहाँ की, सही काम किया उन्होंने? बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया साहब, कोई शिकायत नहीं है ना, अभी तक हमें तो कोई शिकायत नहीं। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? मेरी 65 साल है। 65 साल है, तो 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, क्या बदला क्या नहीं बदला? साहब बदले तो होते ही चले आ रहे हैं, पिछली सरकारें भी देखी, अब भी देख रहे हैं। सही बदल रहा है सब कुछ, माहौल ठीक है? हाँ, सब कुछ माहौल है अच्छा खासा है, और रामपुर का तो खास तौर से बहुत अच्छा माहौल है। हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की। आप 4 तारीख को जब आप बटन दबाने जाएंगे क्या होगा दिमाग में? साहब जो जीतता हुआ होगा उसी को देंगे, जो जीतता हुआ होगा। अभी चुनाव नहीं है? ना, अभी कोई। एक व्यक्ति और जुड़े हैं,
जी बाजार में आए हैं, क्या करने आए हैं पहले तो ये बताएं। शॉपिंग करने आए थे। ईद का माहौल चल रहा है। राजनीति के बारे में जानते हैं कुछ? देखिए राजनीति के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, ज़्यादा तो राजनीति के बारे में नहीं जानता हूँ मैं। बताते हैं, नगर पालिका का चुनाव है, 4 तारीख को मतदान है, 4 मई को। क्या कहेंगे, क्या है आपके दिमाग में? जी अभी तो 4 तारीख काफ़ी दूर है, अभी देखते हैं, सोचते हैं, इंशाल्लाह वक्त आने पे सोचेंगे। कोई बात दिमाग में है? नहीं, दिमाग में तो ये है कि बस ये है कि बेरोजगारी पे गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा वोट डालने जाएंगे तो क्या होगा दिमाग में? जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी तो सामने आनी है, बिल्कुल आनी है। सफाई व्यवस्था को लेकर? सफाई व्यवस्था बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है सफाई व्यवस्था में। अब ये कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वर्ल्ड में थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहती है। अब उसको ये है कि जाहिर सी बात है कि अब यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल